हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो समझने वाले हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसके कितने चरण होते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के जो चरण होते हैं वो दो होते हैं। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया या हम कहें कि प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हील अभिक्रिया, ये सब इसी से रिलेटेड है। अब देखो नाम से पता चल रहा है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और या प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की, यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का वो हिस्सा हम मान सकते हैं। मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो, और दूसरी जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है ना, अनुपस्थिति में होती है। तो वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में आती है वो क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। और मतलब क्या होता है? एब्सेंट, मतलब प्रकाश एब्सेंट है। तो जो है ऐसी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की जो कहाँ नहीं होती है? प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है ना? यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, प्रकाश उपस्थित नहीं होता। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम इस चैप्टर में कहाँ क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर हमको 3 चरण पढ़ने हैं। जल का प्रकाशीय अपघटन, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। समझ में आ गया? ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये 3 प्रोसेस होते हैं। जल का प्रकाशीय अपघटन, यानी जल टूटता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से जो NADPH2 और ATP बनती है वो ट्रांसफर होती है कहाँ पर? इसमें, यानी अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में, यानी वो प्रक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है ना। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे केल्विन बेंसन चक्र, मतलब C3 चक्र, फिर हेड्सलेट चक्र यानी C4 चक्र और CAM चक्र। ये सब तीनों चक्र जो आएंगे वो अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाने वाली हूँ प्रकाशिक अभिक्रियाओं को, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाओं को। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो कहाँ होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 चरण है। जल का प्रकाशीय अपघटन, नाम ही है प्रकाशीय अपघटन, तो टूट रहा है जल, ठीक है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। 10th में अपघटन अभिक्रिया पढ़ी है ना। तो जल का अपघटन यानी जल का जो मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। तो प्रकाश इसके लिए आवश्यक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया में आएगा? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में आएगा। फिर आता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, तो फास्फोरिलीकरण का क्या मतलब है? प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना? एटीपी। अभी पहले लास्ट वीडियो में मैंने समझाई है ये चीज। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगी? एटीपी। तो इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? फास्फोरिलीकरण। दैट मीन्स इस क्रिया को होने के लिए भी क्या है? एटीपी बन तो रहा है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। तो प्रकाश आवश्यक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, फास्फोरिलीकरण आ जाए, चक्रीय फास्फोरिलीकरण आए या अचक्रीय फास्फोरिलीकरण आए, दोनों ही प्रकाश से रिलेटेड है। तो ये तीनों ही प्रोसेस क्या होंगे? किसमें आएंगे? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे किसको? इसको, जल का प्रकाशीय अपघटन, है ना। तीनों को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किसका? जल का प्रकाशीय अपघटन कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले प्रकाश आता है ना। फिर ये प्रकाश क्या करेगा? क्लोरोफिल जो होता है, वर्णक, है ना, उसको सक्रिय करेगा। सक्रिय होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक तो चीज। फिर ये दूसरा है, ये ऑक्सीकारक के रूप में क्या करता है? काम करता है। इसके रूप में ये सक्रिय क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल पर्ण हरित वर्णक है, वो क्या करेगा?
प्रकाश की तरंगों की आने की वजह से सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ऑक्सीकारक की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, फिर ऑक्सीकारक है तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीकारक की तरह काम करके ये जल का क्या कर देगा, अपघटन कर देगा, मतलब जल के अणु को क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, तो जल के जैसे ये 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तब जाकर क्या होती है, एक ऑक्सीजन का अणु जो है रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके कितने मॉलिक्यूल, O2 का फॉर्मूला कितना है, संरचना क्या है, O2 है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है O2 लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर O तो लिखेंगे नहीं हम, तो O2 हमको प्राप्त करनी है, ऑक्सीजन हमको प्राप्त करनी है, तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, आगे 2 लगाएंगे तब अलग से निकलेगी ना। तो ये जो जल होता है वो अपघटित होता है, यानी टूटता है। टूटने के बाद ऑक्सीकारक कौन काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरफ ये जो जल मतलब क्लोरोफिल सक्रिय हुआ है, ये क्लोरोफिल सक्रिय होकर क्या करता है, एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, और उस ऑक्सीकारक होने की वजह से ये जो जल का अणु है वो किसमें टूट जाएगा, एक तो O2 के अणु में। तो एक O2 का अणु निकल गया, प्लस क्या निकल जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 H प्लस आयन यानी प्रोटॉन्स निकल जाएंगे। प्लस अब और क्या बचा बेटा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अपघटन हो रहा है ना, टूट रही है ना अभिक्रिया, तो इसके अंदर क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया जो है वो किस चरण में पूरी होती है, जल के प्रकाशीय अपघटन में होती है। यानी जल का जो अणु होता है वो क्या होता है, टूटता है प्रकाश के कारण। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, और जो ये हमारे पास H प्लस आयन बने हैं इनका क्या होगा। तो ये H प्लस आयन जो है बेटा, ये जो क्रिया कारक होते हैं हमारे पास, कारक होते हैं NADP, इसके साथ जुड़ेगा और NADP H प्लस बना लेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये रिएक्शन वापस आपके काम आएगी अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये H प्लस आयन किसके साथ जुड़ जाते हैं, NADP को, है ना, NADP के साथ जुड़ता है, मतलब NADPH का क्या हो रहा है, अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ NADP का अपचयन होता है और NADP H प्लस बनता है। NADPH2 जो है इसको हम लिख सकते हैं, तो NADPH2 जो है ये बनता है ना, ये NADPH प्लस बनता है, ये जो है टूटता है तो क्या बनती है, ATP बनती है। ये चीज ध्यान रखना, ये टूटेगा तो क्या रिलीज होगी, ATP। तो यहाँ पर ये तो क्या करेगा, NADPH को क्या करेगा, जो है 2 NADPH के मॉलिक्यूल जो है उनसे क्या करेगा, NADPH2 बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ये H प्लस के आयन जो है, फिर अब बचे क्या, ऑक्सीजन तो वैसे ही विमुक्त हो जाती है, हमको पता है ना। अब बचे क्या हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, क्लोरोफिल के फोटो सिस्टम जो होते हैं, PS सेकंड जो है हमारा 680, मतलब उसके पास ये क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन आगे की फर्दर जो एक्टिविटीज को होने के लिए। तो समझ में आ गया क्या होता है जल का प्रकाशीय अपघटन में। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण आती है तो क्लोरोफिल अणु जो होता है ना, अभी हम लोगों ने फोटो सिस्टम के सेंटर में पढ़ा था कि क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल जो है अभिक्रिया केंद्र पे जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल एक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ऑक्सीकारक होने की वजह से ये जल का जो अणु होता है वो टूट जाता है। 2 जल के अणु टूटते हैं तो एक ऑक्सीजन का अणु, 4 H प्लस अणु और क्या बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम के द्वारा सेकंड के द्वारा ले लिए जाते हैं और ये 4 जो H प्लस आयन है वो NADP का क्या कर देते हैं, NADP का अपचयन कर देते हैं, मतलब जुड़कर NADPH2 बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, जो अभिक्रिया है किसकी, जलीय अपघटन की, वो पूरी हो गई। समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड प्रोसेस देखेंगे, वो है चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। देखो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट चरण जो है वो देखने वाले हैं किसके, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण के। तो आपको पता है दूसरा स्टेज जो होता है वो इसका होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण,
और थर्ड जो स्टेप है वो हमारा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। चक्र का क्या मतलब होता है बेटा कि जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं उसी पॉइंट पर आकर खत्म होना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही प्रकाश जो है, इजी वे में बता रही हूँ, बुक का अंदर देखोगे बेटा तो बुक का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ये पूरे मार्क्स देगा आपको और एकदम करेक्ट साइकिल है। आपको बुक का देखोगे तो आपको लगेगा मैम तो कुछ और पढ़ा रही है, बट नहीं, ये सही है। ठीक है, ये चक्रीय जो फॉस्फोरिलीकरण होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होता है, एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं या NADPH2 बनते हैं, जो कि बाद में अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होते हैं, काम में लिए जाते हैं। कहाँ पे काम में लेते हैं, अभी हम प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इस चरण के अंदर होने वाले जो एटीपी और NADPH2 बनते हैं वो कहाँ काम में लिए जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर यानी अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण के अंदर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनना, तो एटीपी बन रहा है, फिर अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की वजह से एटीपी प्लस NADPH2 दोनों ही बनते हैं, तो ये दोनों ही काम में लिए जाएंगे किसमें, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं सबसे पहले इसको, प्रकाश जो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है उसको। तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में देखो क्या होता है, आपको पता है कि फोटो सिस्टम जो है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको प्रकाश मिलता है तो वो क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में आपको पता है क्या पाया जाता है, अभिकेंद्रीय क्लोरोफिल कौन सा है, P700। तो प्रकाश जब आया तो ये क्लोरोफिल एक्टिव हुआ और इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज किए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा। ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही बना रखे हैं मैंने बॉक्स के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से, एक ग्राही से दूसरे ग्राही में ट्रांसफर होता है तो इस दौरान एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में, तो फोटो सिस्टम 1 से क्या हुआ, जो है प्रकाश आया तो ये एक्टिव हुआ, इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गए, ये दो इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन के पास। अब पैराडॉक्सिन जो है ये क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही को ट्रांसफर करता है जो कि है साइटोक्रोम बी। ठीक है, अब यहाँ साइटोक्रोम बी से आने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाएंगे, साइटोक्रोम एफ के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है और क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एडीपी के साथ क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट जुड़ गया है और एटीपी बन गया है। तो जब भी साइटोक्रोम बी से एफ पे आता है, साइटोक्रोम एफ पे ये इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा बनती है। फिर यहाँ से साइटोक्रोम एफ से इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, ये भी इलेक्ट्रोग्राही है। फिर यहाँ से ये वापस इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ने किस रूप में, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया, इसीलिए ये क्या है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है। इसी को याद करना बेटा इजी है, एक्सप्लेन करना भी इजी है, अदरवाइज बुक वाला पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की। तो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो H2O का प्रकाशीय अपघटन हुआ, मतलब H2O जो टूटा, अभी पहले वाले में मैंने दो मॉलिक्यूल बताए थे तब जाके एक ऑक्सीजन का अणु बना था, लेकिन यहाँ पर H2O का क्या लिया है, एक मॉलिक्यूल लिया है, इसको तोड़ा तो दो H+ आयन और दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बने। अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, एक फोटो सिस्टम 680 के पास क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद इसने किसको भेजा, प्लास्टोक्विनिन जो इलेक्ट्रोग्राही है उसको ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। देने के बाद ये जो प्लास्टोक्विनिन है वहां से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, साइटोक्रोम बी। फिर साइटोक्रोम बी से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम एफ पर जाता है। तो जब भी साइटोक्रोम बी से एफ पे आता है तो क्या बनती है, एटीपी। तो ये पहली एटीपी यहाँ पर क्या हो गई, जनरेट हो गई। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ से कहाँ आए, प्लास्टोसाइनिन के पास आए। कहाँ है, प्लास्टोसाइनिन के पास। अब साइनिन से ये जो है वापस किसमें नहीं आया, फोटोसिस्टम सेकंड में नहीं आया, ये किसके पास चला गया, फोटोसिस्टम 1 के पास चला गया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो
चक्रीय में भी काम आता है और अचक्रीय में भी आता है। तो बात समझ में आ गई? साइटोक्रोम एफ के बाद प्लास्टोसाइनिन में जाने के बाद कहाँ जा रहा है? फोटोसिस्टम 700, फोटोसिस्टम 700 से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? वापस एफडी। एफडी का मतलब क्या है आपके पास? फेरोडक्सिन। फेरोडक्सिन में आने के बाद क्या हो रहा है देखो, फेरोडक्सिन में आने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? एनएडीपी के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? एनएडीपी के पास जा रहे हैं। अभी इसको अगर मैं इसको आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स एनएडीपी के पास आए। अब एनएडीपी का यहाँ पर एच जो प्लस बने हैं, ये H प्लस जाएंगे और इस NADP का, यानी NADP के पास 2 इलेक्ट्रॉन आते ही, ठीक है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्रोटॉन जो है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी NADP का क्या हो जाएगा? अपचयन। ये अपचयन होते ही ये NADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2। और NADPH2 आगे किसमें काम आएगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर काम आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया कि जल का एक अणु टूटता है, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड को। ट्रांसफर होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन में जाएंगे, फिर साइटोक्रोम बी में जाएंगे, फिर साइटोक्रोम एफ में जाते हैं, बी से एफ पे आते हैं तो एटीपी बनती है। तो ये एटीपी आ गई एक हमारे पास। फिर उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं। साइनिन में जाने के बाद ये फोटोसिस्टम सेकंड में नहीं आते, बजाय कि यहाँ के कहाँ चले जाते हैं? फोटोसिस्टम वन में चले जाते हैं। फिर एफडी में जाते हैं, फिर एनएडीपी के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हाइड्रोजन आके इसका अपचयन कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एनएडीपीएच2 में। और ये एनएडीपीएच2 कहाँ काम आती है? हमारे अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं में। तो यहाँ पर आपका प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी तीनों स्टेजेस बेटा कंप्लीट होती है। ये खत्म है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में तीनों जो साइकिल्स हैं समझा दूंगी, है ना, कौन सी? अप्रकाशीय, सॉरी, हाँ, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की।